अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक सवाल सबके ज़हन में है कि क्या सीज़ फायर होगा। ये सवाल सबके सामने है कि क्या पाकिस्तान ने जो 45 दिन के सीज़ फायर का ड्राफ्ट ईरान और अमेरिका के साथ शेयर किया है, उस पर दोनों फरीक मान जाएंगे। क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सीज़ फायर की कोशिशें रंग लाएंगी या सीज़ फायर नहीं होगा। आज का सबसे बड़ा सवाल तो यही है। एक फार्मूला जो पाकिस्तान ने पेश किया है 45 दिन का सीज़ फायर, फिर पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुले, उसके बाद यूरेनियम पे बात हो, फिर एक मुस्तकिल सीज़ फायर हो। क्या वो पाकिस्तान का फार्मूला ईरान और अमेरिका दोनों को काबिल कबूल होगा और क्या दोनों उस मुआहदे पर दस्तखत कर देंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो डेडलाइन है उसके ख़त्म होने से पहले अमन मुआहदा हो जाएगा या नहीं होगा। ये वो सवालात हैं जो ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से हर आदमी के जहन में मौजूद हैं और हर आदमी उसका जवाब जानने के लिए तैयार है। अब जहाँ तक मेरी नाक़िस राय है या जो मैंने इकट्ठी की हैं मालूमात, मुझे जो सफारती कोशिशें हैं सीज़ फायर के लिए वो ज़्यादा कामयाब होती नज़र नहीं आ रही हैं, डेडलाइन के अंदर कामयाब होती नज़र नहीं आ रही हैं। अगर ये कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन के अंदर सीज़ फायर हो जाएगा, तो ये एक मुश्किल सवाल है कि ईरान डेडलाइन के अंदर सीज़ फायर का मुआहदा करने के लिए शायद तैयार नज़र नहीं आ रहा। ईरान को लगता है कि ये गन पॉइंट पर सीज़ फायर करवाने वाली बात है, पहले डेडलाइन को ख़त्म किया जाए फिर सीज़ फायर पर बात करेंगे। अगर अब इस वक्त मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब डेडलाइन के अंदर सीज़ फायर इसलिए चाहते हैं कि वो फतह कहेंगे कि मेरी डेडलाइन को बड़ा इम्पोर्टेंस दी गई है, और ईरान की रजीम का ये मसला है कि अगर वो डेडलाइन के अंदर करती है तो लगेगा कि उसने सरेंडर किया है, लिहाजा वो सरेंडर नहीं करना चाहते। तो इसलिए इस सीज़ फायर की रुकावट में सबसे बड़ी रुकावट डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन है। अगर डेडलाइन ना हो तो शायद सीज़ फायर काबिल अमल हो, लेकिन डेडलाइंस के अंदर सीज़ फायर को कामयाब करना एक बहुत मुश्किल काम है। और शायद जो ईरानियंस कह रहे हैं कि हमने तमाम तजावीज़ का जवाब तैयार कर लिया है, लेकिन जवाब मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा, वो भी शायद डेडलाइन गुजरने की बात कर रहे हैं कि डेडलाइन गुजरने के बाद बात की जाएगी। अब ये जो मुज़ाकरात हैं इनको इसराइल भी सैबोटाज कर रहा है। ईरान मुज़ाकरात तो ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रहे हैं, पूरा अब सीज़ फायर का मुआहदा भी ईरान और अमेरिका के दरमियान है, वो कोई ईरान और इसराइल के दरमियान नहीं है। आज जिस वक्त दोनों ममालिक के साथ पाकिस्तान सीज़ फायर का एग्रीमेंट जो है वो शेयर कर रहा था, इसराइल ने ऐन उस वक़्त पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ को शहीद कर दिया। इस मौके पर इतनी इम्पॉर्टेंट जो टारगेट किलिंग है या शहादत है, उसने भी मुज़ाकरात के माहौल को नुकसान पहुंचाया है। आप जब मुज़ाकरात कर रहे होते हैं तो फिर आप उस वक़्त इतनी बड़ी किलिंग नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है कि सारी रजीम इकट्ठी बैठ के इस वक़्त मुज़ाकरात पर बात कर रही होगी। लेकिन इस वक़्त जब आपने मुज़ाकरात के दौरान उनके इंटेलिजेंस चीफ़ को शहीद किया है, तो यकीनन ईरान के अंदर उसकी वजह से मुज़ाकरात की गुफ्तगू में हॉल्ट आया होगा और ऐसा आया होगा कि वो रुकावट आई होगी। मैं नहीं समझता कि इसराइल की जानिब से इस मौके पर उनके इंटेलिजेंस चीफ को निशाना बनाने से कोई मुज़ाकरात की राह हमवार हुई होगी, बल्कि मेरे नज़दीक उससे मुज़ाकरात जो हैं और सीज़ फायर जो है वो मुश्किल हो गया होगा और ईरानियों के लिए भी मुश्किल हो गया होगा। तो इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि इसके अलावा कुद्स फ़ोर्स के जो यूनिट के कमांडर हैं आतिफ़ बकरी, उनको भी शहीद कर दिया गया है। तो दो जो बड़ी शहादतें इस वक्त आज मुज़ाकरात के दौरान सीज़ फायर की गुफ्तगू के दौरान ईरान में हुई हैं, वो ये इशारा देती हैं कि इसराइल सीज़ फायर के हक़ में नहीं है, और वो इन शहादतों से, इन टारगेट किलिंग से ईरान के अंदर सीज़ फायर को के लिए माहौल को मुश्किल कर रहा है, ताकि ईरान किसी सीज़ फायर के मुआहदे पर मान ना जाए। अगर अमेरिका मान भी जाए, अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी सीज़ फायर एग्रीमेंट पे आ भी जाएं, तो ईरान के लिए उस सीज़ फायर एग्रीमेंट को कबूल करना मुश्किल हो जाए। इसराइल की कोशिश ये है कि ये हो, तो इसका मतलब है डेडलाइन गुजर रही जाएगी, और अगर डेडलाइन गुजर जाएगी तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कहा है वो वही है कि वो उनके पावर प्लांट्स और उनकी माशी जो इकनॉमिक हब्स हैं उनको निशाना बनाएंगे। वैसे ईरान की मईशत को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। उसकी 70% स्टील मिल्स जो हैं वो पहले ही तबाह कर दी गई हैं,
اور اگر اب اس کی آئل ریفائنریز کو اور پیٹروکیمیکل کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے تو ایران کی معیشت مکمل طور پر کلیپس کر جائے گی، کیونکہ وہ کھڑی ان دو چیزوں کے اوپر ہے، اور تو کوئی چیز ایران جو ہے باہر ایکسپورٹ نہیں کرتا تیل کے علاوہ اور اسٹیل کے علاوہ۔ میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ ایک تو دو جو ٹارگٹس تھے اسرائیل اور امریکہ کے، پہلا ٹارگٹ تھا ایران کو ملیٹریلی کلیپس کرنا، اور دوسرا ٹارگٹ تھا ایران کو اکنامکلی کلیپس کرنا۔ تو ملیٹریلی کتنا کلیپس ہوا ہے؟ آج بھی انہوں نے بیلسٹک میزائل تو حیفا پہ مارا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایک ماہ کی جنگ میں ایران کو ملیٹریلی مکمل کلیپس کر گئے ہیں، ایسا نہیں ہو سکا ہے۔ آج بھی وہ ڈرون چلا رہے ہیں، آج بھی وہ بیلسٹک میزائل چلا رہے ہیں، ایران کی مزاحمت آج بھی جاری ہے۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اس کو اکنامکلی کتنا کلیپس کیا جا سکتا ہے اور کتنا نہیں کیا جا سکتا۔ شاید انہوں نے انڈر گراؤنڈ سسٹمز اپنے میزائلز کے لیے اور اپنی ملٹری کے لیے تو بنائے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی انڈر گراؤنڈ سسٹمز اپنی اکانومی کے لیے تو نہیں بنائے ہوئے۔ فیکٹریاں تو زمین سے اوپر ہی ہیں، پیٹروکیمیکل آئل فیلڈز تو زمین کے اوپر ہی ہیں، ریفائنریز تو زمین کے اوپر ہی ہیں، میزائل سٹیز زمین کے نیچے ہیں نا۔ چلیں ان کو تو نشانہ نہیں بنایا جا سکا، یا وہ جو انرچ یورینیم ہے اصفہان میں اس کو نہیں پکڑا جا سکا، لیکن اکنامک کلیپس کی طرف تو ایران کو لے جایا جا سکتا ہے، اور وہ ایک ڈویبل کام لگتا ہے۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پل اڑانے کی بات کرتے ہیں، وہ ان کے اکنامک ہبس کو اڑانے کی بات کرتے ہیں تاکہ اس کو معاشی طور پہ بالکل ہی ختم کیا جا سکے۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل صورتحال ہے۔ امریکہ، روس اور چین جو ہیں، روس اور چین بھی جو ہیں وہ سیز فائر کے حق میں نظر آ رہے ہیں۔ چین اور روس تینوں بڑی طاقتیں اب آپس میں بھی بات کر رہی ہیں، پاکستان ایک اہم رابطہ کار ہے، اس کے علاوہ روس اور چین نے ایران کے ساتھ بھی رابطے رکھے ہوئے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران چین کے وزیر خارجہ نے روسی اپنے ہم منصب سے بات کی ہے، اور روس کے وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب سے بات کی ہے۔ تو ایک جو ٹرائنگل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ روس اور چین اس بات چیت میں شامل ہیں جو پاکستان کے ذریعے ہو رہی ہے، اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے سعودی وزیر خارجہ سے بھی بات کی ہے اور عباس عراقچی سے بھی بات کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دنیا کی تمام طاقتیں اس سیز فائر کی کوشش کر رہی ہیں، جو عملی طور پر جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں مجھے ابھی بھی دور لگ رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 24 گھنٹے میں سیز فائر ہو جائے گا، مجھے نہیں لگتا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کے اندر سیز فائر ہو جائے گا، کچھ اور کرنا پڑے گا، اس ڈیڈ لائن کے بعد ہی ہوگا۔ ایران سے ابھی تک جو ہمیں اشارے مل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے عارضی جنگ بندی کو مسترد کیا ہے، وہ کسی بھی قسم کی عارضی جنگ بندی کے حق میں نہیں، وہ عارضی جنگ بندی کو سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ان کا دشمن ہے اس کو ری گروپ کرنے کی، اس کو دوبارہ اپنی طاقت جمع کرنے کی مہلت مل جائے گی۔ ایران کا موقف ہے کہ ایک عارضی سیز فائر امریکہ اور اسرائیل کو ری گروپ کرنے کو، اپنے انٹرسیپٹرز دوبارہ لگانے کو، سب کچھ کرنے کا دوبارہ موقع دے گا، لہذا عارضی سیز فائر نہیں ہونا چاہیے، یہ ایران کا خیال ہے۔ اور ان کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ ہم جنگ کے خاتمے اور اس کے دوبارہ ہونے کو روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عارضی سیز فائر کے حق میں نہیں ہے ایران، وہ مستقل سیز فائر کے حق میں ہے، جو وہ نو وار پیکٹ کہتا ہے نا کہ دوبارہ کبھی جنگ نہ ہو، عدم جارحیت کا معاہدہ ایران کے ساتھ کہ دوبارہ ایران پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ ایران ابھی بھی وہیں کھڑا نظر آ رہا ہے، اس کا خیال ہے کہ عارضی سیز فائر جو ہے وہ اس کے لیے مسائل پیدا کرے گا، جیسے غزہ میں کئی دفعہ عارضی سیز فائر ہوا ہے، جیسے لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ کئی دفعہ عارضی سیز فائر ہوا ہے، جیسے حوثیوں کے ساتھ عارضی سیز فائر ہوا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایران کا خیال ہے کہ اگر وہ اس موقع پہ کوئی عارضی سیز فائر مانتے بھی ہیں تو وہ کوئی دیر پا نہیں ہوگا بلکہ دوبارہ ان پر حملہ ہوگا۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو کہ وہ ہمارے ساتھ مستقل دشمنی ختم کرے اور ایک مستقل سیز فائر کی بات کرے، جو ایران کی طرف سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی شرط ہے۔ بار بار جواد ظریف صاحب کی ضرور بات ہو رہی ہے جو سابق وزیر خارجہ ہیں، ایسا کہا جا رہا ہے کہ جو وہ شرائط پیش کر رہے ہیں وہ ان کو شاید ایرانی رجیم کی حمایت حاصل ہے، کچھ کہہ رہے نہیں ہیں۔ اچھا، ہمیں جواد ظریف صاحب کی شرائط کو سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ کیا امن فارمولہ پیش کر رہے ہیں، کیا اس پر بات ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران یہ اعلان کرے کہ وہ کبھی نیوکلیئر
वेपन्स नहीं बनाएगा, कोई एटम बम नहीं बनाएगा, कोई न्यूक्लियर वेपन, ईरान ये लिख कर दे, ईरान इसका मुआहदा करे। और जो यूरेनियम की उसकी एनरिचमेंट है जो इस वक्त 60% है, ईरान उसको 3.67% पे ले आए, मतलब 5% से भी नीचे ले आए, और IAEA के एडिशनल प्रोटोकॉल्स को साइन कर दे ताकि उनकी परमानेंट मॉनिटरिंग हो कि कोई यूरेनियम के एनरिचमेंट ईरान में हो ना सके, और सेफ कमर्शियल पैसेज और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोलने का एक सेफ कमर्शियल पैसेज उसको खोलने का ऐलान किया। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बारे में ईरान का मौक़िफ़ है कि ये पहले की तरह नहीं खोला जा सकता जैसे जंग से पहले था कि शिप्स आ रहे थे जा रहे थे, जैसे कि अमेरिका का भी मुतालबा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाए। ईरानियों का ख्याल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे अब उनका कंट्रोल रहना चाहिए, और वहाँ से जो आमद और रफ्त है ट्रैफिक उसको मॉनिटर करने का और उसको पैसेज का रास्ता देने का इख्तियार ईरानियों के पास रहना चाहिए। वो टूल टैक्स लें ना लें, लेकिन उस पर कंट्रोल ईरानियों का ज़रूर रहना चाहिए। और एक जवाद ज़रीफ साहब भी ये बात करते हैं कि एक नॉन एग्रेशन जो है पैक्ट विद यूनाइटेड स्टेट्स के दोबारा कभी जंग नहीं होगी, वो होना चाहिए, और ईरान को रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में आना चाहिए। रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का मतलब है कि अरबों के साथ भी सुलह कर लेनी चाहिए, को अरबों के लिए। और जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो कोई रीजनल कंसोर्शियम को देने की बात वो करते हैं। अब वो रीजनल कंसोर्शियम में कौन हो सकता है, ये देखने वाली बात है। और जो यूनाइटेड नेशंस ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने जो पाबंदियां लगाई हैं वो ख़त्म करने वाली बात है। ये जवाद ज़रीफ साहब का एक काफ़ी लंबा फार्मूला है। रिस्टोर डिप्लोमेटिक चैनल्स के ईरान और अमेरिका के दरमियान सफारती ताल्लुकात दोबारा कायम किए जाएँ, अमेरिका और ईरान के दरमियान सफरी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, और अमेरिकन ऑयल कंपनियों को ईरान में आके काम करने की इजाज़त दी जाए, और जो रीजनल स्टेट्स हैं वो गारंटर्स बने। ये जवाद ज़रीफ साहब का फार्मूला है जो बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव अमन फार्मूला है हमारे सामने जो उनकी तरफ से आ रहा है। अब उसको ईरान की कितनी हिमायत हासिल है ये अपनी जगह एक सवाल है, लेकिन मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इस मौके पे जबकि उनका जवाद ज़रीफ का जो फार्मूला है वो, और अगर वो तेहरान में रहते हैं और वो पासदारान इनकलाब के कंट्रोल में हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी के बगैर इस तरह का फार्मूला आलमी सतह पर नहीं दे सकते। ये फार्मूला उनकी पासदारान इनकलाब की और ईरानियन रजीम की मर्ज़ी से ही फ्लोट किया जा रहा है कि इसके ऊपर बात हो सकती है, और काफ़ी हद तक इसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन मैं फिर ये समझ रहा हूँ कि जो सीज़ फायर है वो डेडलाइन के अंदर होता नज़र नहीं आ रहा। ईरानियंस की कोशिश होगी कि डेडलाइन गुजर जाए, ट्रंप ने जो तीर चलाना है वो चला लें, सीज़ फायर उसके बाद किया जाए। अब ये जो है कि अगर आप ईरान की माशी इकनॉमिक हब्स को निशाना बनाएंगे तो जवाब में ईरान क्या करेगा? ईरान भी दुबई के इकनॉमिक हब्स को निशाना बनाएगा, ईरान कुवैत और कतर के इकनॉमिक हब्स को निशाना बनाएगा, ईरान बहरीन के इकनॉमिक हब्स को निशाना बनाएगा, ईरान जो है वो इसराइल के इकनॉमिक हब्स को निशाना बनाएगा। फिर वॉर दोनों तरफ इकनॉमिक हब्स को निशाना बनाने की होगी। अभी तक तो ईरान ने काफ़ी हद तक मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है, चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो, चाहे कुवैत हो, हर जगह उसने अमेरिकन बेसिस को ही निशाना बनाने की कोशिश की है। लेकिन जब आप ईरान के पुल उड़ाएंगे, ईरान की स्टील मिलें उड़ाएंगे, ईरान के यूनिवर्सिटीज़ उड़ाएंगे, तो ईरान भी जवाब में जो खित्ते के दूसरे मुल्क हैं उनके भी यूनिवर्सिटीज़ उड़ा सकता है, उनके भी पुल उड़ा सकता है, उनके भी जो है वो पानी के डिस्टिलेशन प्लांट्स उड़ा सकता है। और पानी का बहुत मसला है। वैसे तो कह रहे हैं इस वक्त तेहरान में भी पानी की शदीद कमी है और सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए पानी अवेलेबल है, वरना पानी नहीं आता है, घरों में पानी की शदीद किल्लत है। लेकिन अगर वो प्लांट्स उड़ाता है जो समुंदर के साथ लगे हुए हैं 800 के करीब, तो फिर कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, दुबई सब जगह पानी की किल्लत हो जाएगी और पूरा खित्ता पानी की किल्लत का शिकार हो जाएगा। तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या जब ईरान को मुकम्मल तबाह करने की बात की जाएगी तो जवाब में ईरान किस हद तक मुकम्मल तबाही की तरफ जाएगा। अच्छा, हम जवाद ज़रीफ साहब के फार्मूले की बात कर रहे थे, उसमें वो अमेरिका की तरफ भी इशारा करते हैं कि ईरान तो ये सब कुछ करेगा, जवाब में अमेरिका क्या करे। पहली बात तो है कि अमेरिका सारी सैंक्शंस ख़त्म कर दे,
अच्छा, इस वक़्त कुछ सैंक्शन्स आर्ज़ी तौर पर कुछ ख़त्म भी हैं। आप देखें ना, इंडिया ने इरानियन तेल लिया है और भी मुल्क इस वक़्त ईरान से तेल हासिल कर रहे हैं, ईरान तेल बेच रहा है। तो इस जंग में ईरान को तेल बेचने की एक विंडो मिली है, क्योंकि सैंक्शन्स आर्ज़ी तौर पर ख़त्म भी हैं। इनको लंबा भी किया जा सकता है, ये जो इंटरिम रिलीफ़ है सैंक्शन्स का, ये बढ़ाया भी जा सकता है, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है। और ईरान को तेल को एक्सपोर्ट करने की फ्रीली इजाज़त हो, मतलब उसके ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं डॉलर में और ये सब कुछ, इसका मतलब ईरान डॉलर में तेल बेचने की ईरान को इजाज़त मिले, उसके डॉलर के चेक कैश हों। अब ये भी बात जवाद ज़रीफ साहब कहते हैं कि ईरान जो है वो सम नॉन वेपन लेवल न्यूक्लियर प्रोग्राम रादर देन डिमांड ज़ीरो इनरिचमेंट। वो कहते हैं कि ईरान से ज़ीरो इनरिचमेंट की बात ना की जाए, कोई 3.67 की इनरिचमेंट जो है वो अमेरिका को माननी चाहिए। और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ईरान के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशंस हैं उनको ख़त्म किया जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से, और ईरान को ग्लोबल सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, और उसके अलावा फ़िनांस रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ईरान पर दुनिया को ताउन करना चाहिए। ये एक पैकेज है जो जवाद ज़रीफ साहब जो हैं वो पेश कर रहे हैं, जिसमें ये भी है कि कॉम्पनसेशन भी दिया जाए। मेरे ख़्याल में वो कॉम्पनसेशन देना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि एक सीज़ फायर की ज़रूर बात हो रही है। ईरानियंस भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन सवाल हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं बाबा थल्ले ना लग जाए, साडा बाबा उत्ते रवे। इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान भी सीज़ फायर में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि बाबा किसका ऊपर रहेगा। अगर ट्रंप की डेडलाइन में सीज़ फायर होता है तो ट्रंप विनिंग है, और ट्रंप को विनिंग नॉट देकर इतनी शहादतों के पास ईरानियन रजीम जो है वो वहाँ कैसे बचेगी। और अगर ईरान को विनिंग नॉट मिलती है तो ट्रंप के पल्ले कख नहीं रहेगा अमेरिका में। लिहाजा ट्रंप जो है वो ईरान को कोई फेस सेविंग नहीं दे सकता, और ईरान जो है वो ट्रंप को कोई फेस सेविंग देने के लिए तैयार नहीं। तो दोनों एक ये ईगो की लड़ाई में भी मुझे फंसे हुए नज़र आते हैं कि शायद माहिदा तो दोनों करना चाहते हैं, सीज फायर दोनों करना चाहते हैं, लेकिन ये कि टाइमिंग और शराइत ऐसी हों कि मेरी इज़्ज़त बच जाए, ये दोनों मुल्कों की राह में इस वक्त मुझे सबसे बड़ी रुकावट नज़र आ रही है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कोशिशें की हैं वो शायद अभी मुकम्मल तौर पर मुझे कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। अच्छा, एक और दिलचस्प बात है, यमन के हुसियों का आपको पता है अमेरिका के साथ एक जंग बंदी का माहिदा मौजूद है, और एक सीज़ फायर पैक्ट जो है वो हुसियों का और अमेरिका का हुआ था। हुसियों ने ऐलान किया है कि हम जो अमेरिका के साथ हमारा सीज़ फायर का माहिदा है उसका मुकम्मल एहतराम करते हैं, हम उसको नहीं तोड़े। इसका मतलब है हुसी अभी रेड सी में बाबुल मंदब बंद करने के कोई मूड में नहीं है। अभी वो बाबुल मंदब बंद नहीं करने जा रहे। हुसियों ने ऐलान किया है, वो कहते हैं हम इसराइल के साथ तो लड़ रहे हैं, इसराइल के साथ तो हमारी लड़ाई है। इसका मतलब है बाबुल मंदब से शायद इसराइली कोई टैंकर या शिप तो ना गुजर सके, वरना बाबुल मंदब मुकम्मल तौर पर खुला है। वो कहते हैं इसराइल से लड़ाई है, लेकिन हम अमेरिका के साथ जंग बंदी के माहदे का मुकम्मल एहतराम करते हैं। कुछ लोगों का, और इसराइल के साथ अपनी लड़ाई में भी वो ये कह रहे हैं कि हमें, ईरान ने नहीं कहा कि इसराइल के साथ लड़ें, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारा इसराइल के साथ तनाज़ा मौजूद है, लेकिन हमारा अमेरिका के साथ कोई तनाज़ा नहीं है। अब हूसी बागियों ने गुज़श्ता माह ईरान की हिमायत में इसराइल पर बैलिस्टिक मिज़ाइल और ड्रोन दागना शुरू किए थे ईरान की जंग के बाद, और अभी तक बहरा अरब में जहाज़ रानी और अमरीकी असासों पर हमले शुरू नहीं किए। हूसियों ने अभी तक किसी अमरीकी अड्डे पर हमला नहीं किया, अमरीकी बेस पर हमला नहीं किया, किसी अमरीकी असासे पर हमला नहीं किया, और वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी अमेरिका से कोई लड़ाई नहीं। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है हमारी लड़ाई अमेरिका से है, और वो अमरीकी बेसिस को निशाना बना रहा है, अमरीकी असासों को निशाना बना रहा है। हुसी कह रहे हैं हमारा अमेरिका से कोई लड़ाई नहीं है, हम अमेरिका के किसी बेस को ना निशाना बनाएंगे और ना ही हमारा ऐसा करने का कोई इरादा है। तो हमें ईरान और हुसियों की लड़ाई में एक ये बुनियादी फ़र्क समझना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि हुसी ईरान के लिए लड़ रहे हैं, तो हुसी भी अमरीकी असासों को, अमरीकी बेसिस को निशाना बनाएं, सऊदी अरब में बनाएं, यूएई में बनाएं, इधर करीब हर मुल्क में बनाएं, लेकिन वो अमरीकी बेसिस को निशाना नहीं बनाना चाहते, वो अमरीकी असासों को निशाना नहीं बनाना चाहते, वो अमेरिका के साथ अपनी जंग बंदी के माहदे का एहतराम करना चाहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है हुसियों के हवाले से कि उनकी पॉलिसी थोड़ी थोड़ी ईरान से फ़र्क है, लेकिन इसराइल के हवाले से एक ही है। फिर बहुत से लोगों का ख्याल था कि शुमाली कोरिया और ईरान में बहुत दोस्ती है और एक कोलैबोरेशन भी मौजूद है,
لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس لڑائی میں شمالی کوریا خود کو ایران سے دور کر رہا ہے، اور جنوبی کوریا کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا ہے کہ شمالی کوریا ایران سے خود کو بہت حد تک فاصلے پر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس کا امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ کوئی تنازع نہ ہو، اور وہ کسی حد تک خود کو اس تنازع سے دور رکھے۔ اسی لیے جو شمالی کوریا کے سربراہ ہیں انہوں نے امام خامنائی کی شہادت پر کوئی تعزیتی پیغام نہیں جاری کیا، اور مجتبیٰ خامنائی کے رہبر بننے پر بھی کوئی مبارکباد کا پیغام نہیں جاری کیا۔ وہ مکمل خاموش ہیں۔ انہوں نے ایک میزائل ضرور چلایا ہے جاپان کی طرف سمندر میں ٹیسٹ وسٹ کرنے کے لیے، لیکن اوورآل اس ایک میزائل چلانے کے بعد شمالی کوریا مکمل طور پر خاموش ہے، اور ان کو بھی خاموشی کا ہی اشارہ لگتا ہے چین نے یا روس نے دیا ہے کہ آپ نے اس لڑائی میں نہیں گھسنا، اور اس لڑائی کے اندر آپ نے حصہ نہیں ڈالنا، کیونکہ شمالی کوریا کا رشیا کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے، اور چائنا تو اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اگر مئی میں بیجنگ جانا ہے تو پھر اب اس جنگ کو ختم تو کرنا ہے، انہوں نے ریپ اپ تو کرنا ہے۔ جنگ کے دوران انہوں نے پہلے بھی چین جانے سے اجتناب کیا تھا، اور اب بھی اگر انہوں نے چین جانا ہے تو پھر چین جانے سے پہلے جنگ ختم کرنی ہے، لیکن جنگ کیسے ختم کرنی ہے یہ ایک الگ سوال ہے۔ اور روس یوکرین جنگ بھی ختم ہونی ہے، پوٹن نے بھی بیجنگ جانا ہے۔ کیا پریزیڈنٹ شی، پوٹن اور ٹرمپ بیجنگ میں اکٹھے ہوں گے یا الگ الگ بات کریں گے، یہ الگ بات ہے۔ ابھی بیجنگ کا اسکیجول ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن دنیا کی دو بڑی جنگیں جو ہیں ان کا فیصلہ بیجنگ میں ہو سکتا ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ بیجنگ جانے کا اپنا پلان انٹیکٹ رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ایک حافظ جو ہے وہ پل صراط سے 10 بندوں کو گزار سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایک دینی عقیدہ بھی ہے، شرعی حیثیت بھی ہے اس کی۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے حافظ عاصم منیر نے ابنائے حرمت سے 10 جہاز گزارے ہیں، ویسے 10 نہیں گزارے، 20 گزارے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے 10 جہازوں کا ذکر کیا ہے 10 بندوں کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے جھنڈے والے 10 جہاز ابنائے حرمت عبور کرے ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ بھائی وہ تیل لے کے پاکستان آئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی گاڑی میں تیل ڈال رہا ہے نا، وہ تیل ابنائے حرمت سے گزر کر ہی آیا ہے نا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ٹریول کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ اسکواڈ چلتا ہے، گاڑیاں چلتی ہیں، ان کا پٹرول لینے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، پاکستان میں کوئی پٹرول کے لیے لائنیں نہیں ہیں، تو وہ ابنائے حرمت سے گزر کر آیا ہے۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کہ اگر پاکستان میں تیل آ گیا تو پھر تیل اب مہنگا کیوں ہے؟ بھائی مہنگا اس لیے ہے کہ مہنگا ملا ہے، ابنائے حرمت سے گزر کر آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں اویلیبل ہے۔ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں تیل اویلیبل بھی نہیں ہے، وہاں راشن بندی ہو گئی ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ کو تو پٹرول پمپ پہ لائنیں نہیں لگانی پڑی ہیں، آپ کے ہاں تیل کی وافر مقدار موجود ہے، لیکن اب مہنگا اس لیے ہے کہ ملا ہی مہنگا ہے۔ گزر کے ابنائے حرمت سے ضرور آ گیا ہے، تیل اویلیبل ہے پاکستان میں، تیل کی کوئی شارٹیج نہیں ہے، مہنگا اس لیے کہ ملا مہنگا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ سے مہنگا خرید کے لائے ہیں، کوئی عرب ہمیں سستا دینے کو تو تیار نہیں ہے۔ جو بھی مارکیٹ کا ریٹ ہے تیل اس کے مطابق ملا ہے۔ آج $120 ہے، اگر آج خریدیں گے تو $120 پہ خریدیں گے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ہمیں وہ $60 کا ہی دے جا رہے ہیں کہ ہم ابنائے حرمت سے گزار کے آ رہے ہیں۔ لیکن مولانا نے چونکہ یہ بات کی، میں نے کہا اس پہ تبصرہ کر لوں۔ باقی انہوں نے تیل کی قیمتوں پر مظاہروں کا اعلان کیا ہے، اور پہلے مردان میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب تک وہ پنجاب پہنچیں گے تب تک ہم امید کرتی ہے کہ جنگ بند ہو جائے گی اور تیل واپس سستا ہو جائے گا، پھر ان کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ زیادہ کوشش تو جنگ بند کرنے کی کرنی چاہیے، جنگ بندی کی کوشش کرنی چاہیے۔ مظاہروں سے اگر جنگ بند ہوتی ہو تو اور کیا چاہیے۔